हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो में हम लोग पिछले साल यानी कि साल 2023 का 1 जून को आपका जो सीयूईटी यूजी का फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ था उसका सेकंड पार्ट का वीडियो बना रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक के जो क्वेश्चन हैं हम उनको यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं समझ के। पहला पार्ट पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है ऑब्वियसली, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक उसमें हमने डिस्कशन किया था। आई बटन में मैं उसको डाल दूंगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी देख लेना ताकि पीवाईक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वेश्चन पेपर को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस पेपर को समझ जाओ कि किस तरीके से पेपर आपका आता है, और आप जिस भी साल इस पेपर को दे रहे हो तो आप समझ जाओ कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। बाकी अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, जहां पे आपको 2 बैचेस कंप्लीट मिल जाएंगे जो कि हो चुके हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, प्लस आपको मॉक टेस्ट उसमें मिल जाएंगे कुछ। और अगर आप क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हो तो आप उसके लिए भी व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जहां पे मोर देन 600 क्वेश्चन हमने अपने हाथ से डिजाइन किए जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी अच्छे हैं। चलो आज का ये जो वीडियो है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक पिछले वीडियो का एक क्वेश्चन था, मैं आपको दोबारा उसको एक बार रिवाइज करना चाहूंगा क्योंकि कुछ कंफ्यूजन उसमें था सॉल्व करते टाइम। ये क्वेश्चन हमने देखा था जहां पे हमने देखा था कि पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 सॉरी 4 ये तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट थे, लेकिन हमारे आंसर की में जो पॉइंट नंबर 1 था इसको सही दिया गया था फिटनेस इंडेक्स स्कोर का। तो इसका रीजन ये था कि आपको जो सिलेबस है सीयूईटी यूजी का उसमें सिर्फ यही वाला फॉर्मूला पढ़ने को बोला गया है। हालांकि ये तीनों ही फॉर्मूले आपके ठीक हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, फिटनेस इंडेक्स स्कोर के लिए तीनों ही फॉर्मूले यूज होते हैं। ये वाला और ये वाला आपका लॉन्ग टर्म फॉर्मूला है और ये वाला आपका शॉर्ट टर्म था, तो आपके सिलेबस में सिर्फ शॉर्ट टर्म दिए, तो अगर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है फिटनेस इंडेक्स स्कोर का तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे। बाकी क्लासेस में हमने इसको और अच्छे से डिस्कस किया था और अभी हमने एक डाउट क्लास भी करी थी, उसमें मैंने इन सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करी थी। चलो अब आज के जो क्वेश्चंस हैं फटाफट उनको सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट जो है यानी कि ये जो 21 से 40 तक है बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप चाहो तो इस वीडियो को 1.5 की स्पीड पे भी देख सकते हो और आराम से बैठ के सुन सकते हो। चलो अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर टू प्रिवेंट एग्रावेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ एन इंजरी, यानी कि एक इंजरी को और ज्यादा खराब होने से आप कैसे बचा सकते हो। तो ये एक प्रोसेस की हम बात करते हैं जो कि होता है आपका राइस, RICE। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप आता है वो आता है आपका रेस्ट, R से, फिर आता है आई से आइजिंग या फिर आइज, फिर आता है सी कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब क्रेप बैंडेज हो गया, किसी भी बैंडेज से आपकी चोट को बांधना, और फिर एलिवेशन, एलिवेशन आपका फोर्थ पार्ट होगा। एलिवेशन का मतलब होता है कि आप अपना जो भी इंजर्ड बॉडी पार्ट है उसको अपने हार्ट के लेवल से ऊपर रखो ताकि जो ब्लड है वो आपके इंजर्ड एरिया की तरफ फ्लो होके उसको और ज्यादा एक्टिव ना करे, बल्कि वहां से ब्लड पीछे आए आपके हार्ट की तरफ ताकि वो पोजीशन आपकी इनएक्टिव हो जाए। आपने हॉस्पिटल्स में मूवीज में देखा होगा जिनके पैर में चोट लगती है उनका पैर कुछ इस तरीके से डोरी से ऊपर करके लटकाया जाता है और उनकी बॉडी यहाँ नीचे होती है, तो वो इसलिए होता है ताकि ब्लड जो है वो पीछे की तरफ फ्लो करे और चोट की तरफ ना करे ताकि वो ज्यादा एक्टिव ना हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो CBAD ऐसा ऑप्शन आपको दिखना चाहिए, CBAD आपका थर्ड ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। अच्छा एक चीज मैं इसमें और ऐड कर दूं, ये तो राइस की फुल फॉर्म आपको पता चल गई, कभी कभी हम इसको प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका P है ये आपका प्रिवेंशन भी बोला जाता है, प्रिवेंशन या फिर प्रोटेक्शन दोनों ही वर्ड इसके लिए आपके यहाँ पे यूज हो सकते हैं P के। ठीक है, तो कभी कभी ये वाला भी आपसे पूछा जाता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये जो आपका क्वेश्चन है ये बेसिकली आपका एक डेफिनेशन है पर्सनालिटी की, तो ये बुक्स में बहुत सारे दी हुई हैं। ऑलपोर्ट की मैंने आपको बताई भी है कि आप बुक से इसको पढ़ के रखना, और ऑलपोर्ट की ही यहाँ पे आई थी तो इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि ऑलपोर्ट ने डेफिनेशन दी थी। और भी डेफिनेशन आपकी बुक्स में और नोट्स में हमने आपको दे रखे हैं, तो क्लासेस में आपको मिल जाएंगे, एक बार रीड कर लो थोड़ा सा, अगर रिमाइंड भी आपको हो जाएगा पेपर के टाइम तो आप इसका आंसर कर पाओगे। चलो डैश अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ट्रैवलिंग थ्रू गैस, एयर एंड वाटर। तो हमने फ्रिक्शन की बात करी थी अपने क्लासेस में, 2 तरह के फ्रिक्शन की हमने बात करी थी। सबसे पहले था आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने आपको बताया था, दोबारा एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन पे स्टेशनरी है यानी कि रुका हुआ है, जैसे कि ये आपका ग्राउंड है, यहाँ पे एक बॉल है जो कि यहाँ पे रुकी हुई है, इसको कोई टच नहीं कर रहा। लॉ ऑफ इनर्शिया में हमने यही सीखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको डिस्टर्ब नहीं करती, और कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मूवमेंट में ही रहेगा एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोकती नहीं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपका रुका हुआ है तो यहाँ पे फिर भी एक फ्रिक्शन लग रही है जो कि उसको रोक के रखी है, उसी को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके अलावा इसके जो अपोजिट होता है वो होता है आपका डायनेमिक फ्रिक्शन। इसी केस में जब आपकी फुटबॉल मानो की मूव कर रही है ग्राउंड पे और फिर उस बॉल को जो धीरे धीरे एक एक्सटर्नल फोर्स और एक इनविजिबल फोर्स है जो कि उसको रोक रही है धीरे धीरे, वो आपकी होती है डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करती है यहाँ पे, लेकिन डायनेमिक फ्रिक्शन आपकी वो फ्रिक्शन होती है जो कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकती है। बाकी आपका इसमें रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये दोनों ही आपके डायनेमिक के ही पार्ट है, यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव कर रही हो तो उसमें रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है। रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल बॉल है, जब कोई बॉल रोल कर रही है और उस पर जो फ्रिक्शन लग रही है वो डायनेमिक फ्रिक्शन भी है, और डायनेमिक फ्रिक्शन को और बाइफरकेट करेंगे तो वो रोलिंग फ्रिक्शन है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कोई ऑब्जेक्ट जब स्लाइड कर रहा है, जैसे कि
आइस स्केटिंग हो गया तो कोई स्लाइड कर रहा है, या फिर आप किसी बॉक्स को खींच रहे हो, तो ये जो भी स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके ऊपर जो फ्रिक्शन लगती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है। खैर, इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्लूइड फ्रिक्शन, क्योंकि फ्लूइड फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जहां पे आपकी गैस, एयर और वाटर, हमने पार्ट 1 वाले में भी देखा था कि गैस, हवा और पानी, जब ये तीनों चीजें किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैवल करने से रोकती है, हिंड्रेंस क्रिएट करती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, तो वो हमारी फ्लूइड फ्रिक्शन होती है। तो इसको भी आपने दिमाग में रखना, क्योंकि ये काफी बार इस पेपर में 3 क्वेश्चन फ्लूइड फ्रिक्शन से रिलेटेड आए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको हमने डाउट क्लास में भी डिस्कस किया था अच्छे से डिटेल में, अभी रिसेंटली क्लास हुई थी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ राउंड्स आपको यहाँ पे निकालने हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के, लीग मैच का, नॉकआउट टूर्नामेंट का। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए या फिर आपको टेक्निक पता होनी चाहिए किस तरीके से हम इसको निकालते हैं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं, इसमें कभी भी आपको नंबर ऑफ राउंड्स निकालना है तो हम हमेशा देखते हैं कि जो नंबर ऑफ टीम्स हमारी दी हुई है वो 2 की कौन सी पावर के अंदर वो आ रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे 8 टीम्स दी हुई है, तो 8 को हम देखेंगे कि 2 की कौन सी पावर से कट हो रहा है। तो आपको पता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आपका वैल्यू होती है 8। तो सीधे सीधे ये कट हो रहा है, यानी कि 2 की कितनी पावर है, 2 टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो भी आप समझ जाओगे 8। तो ये जो 2 की पावर है, यही नॉकआउट टूर्नामेंट्स में आपके नंबर ऑफ राउंड्स होती है, जितनी भी नंबर ऑफ टीम्स आपको यहाँ पे दी जाती है। तो इसका आंसर देखो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 की पावर से जो नंबर ऑफ टीम्स है वो कट रही है, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ए का 2, दो ऑप्शन में ए का 2 है, तो सीधे सीधे आप इसको काट दो। फिर है लीग मैच ऑफ 6 टीम्स इन साइक्लिक मेथड। अब साइक्लिक मेथड हमने पढ़ा है, आपको याद होगा, जहां पे क्लॉकवाइज जो टीम्स होती है मूव करती है, क्लासेस में हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें जो 6 टीम्स आपकी हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है साइक्लिक मेथड में, आपका जो नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला होता है इवन के केस में, यानी कि जब आपके नंबर ऑफ टीम्स इवन है, जैसे कि आपके यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 टीम्स, तो इसका फॉर्मूला होता है n-1, यानी कि 6 - 1 करेंगे तो आपका सीधे सीधे नंबर ऑफ राउंड्स 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मैच करेंगे तो आपका बी का 4 हो गया। बी का 4 आपका दिया हुआ है 4th वाले में, तो 4th ऑप्शन आपका इसका ठीक हो जाएगा। फिर भी समझने के लिए इसको मैं और अच्छे से आपको समझाता हूँ। तो कभी भी साइक्लिक मेथड में इवन नंबर ऑफ टीम्स है तो फॉर्मूला आपका होता है n-1। कभी भी आपकी नंबर ऑफ टीम्स ऑड है, यानी कि 3 टीम होती, 5 टीम होती, 7 होती है, 9 होती, तो सीधे सीधे जो नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं वो आपका n हो जाता है, यानी कि जितनी टीम्स हैं उतने ही आपके राउंड यहाँ पे हो जाते हैं। इवन में क्या कर रहे थे, टीम्स को -1 कर दे रहे थे तो नंबर ऑफ राउंड्स आ रहा था। ऑड के केस में जितनी टीम्स होंगी उतनी नंबर ऑफ राउंड्स आपके साइक्लिक मेथड में होंगे। और अच्छे से समझना है तो बिल्कुल क्लासेस को देखो भाई, ज्वाइन कर लो, फीस बहुत ही कम है, तो आपको अच्छे से उसमें समझ में आ जाएगा। अभी इतना टाइम नहीं कि मैं आपको और डिटेल में बताऊं। फिर है आपका स्टेयरकेस मेथड। स्टेयरकेस मेथड सबसे सिंपल है, नंबर ऑफ राउंड्स में जितनी टीम्स हैं उतने आपके नंबर ऑफ राउंड्स होंगे, इवन हो ऑड हो कोई मतलब नहीं, जितनी टीम्स उतने नंबर ऑफ राउंड्स होंगे। तो 7 का आपका 7 राउंड हो जाएगा। तो सामने सामने इसका लगा है सी का 3, तो देखो सी का 3 इसमें दिया हुआ है। और फिर डी का हुआ 1। ये वाला जो है मैंने आपको ऊपर समझाया हुआ है कि ऊपर वाले एग्जांपल्स हमने समझा था कि 8 टीम्स हैं, तो 2 की पावर से 8 आपका सीधे सीधे कट रहा है, तो वो आपके नंबर ऑफ राउंड्स 3 हो गए। अब देखो 11 है, तो ये कौन सी 2 की पावर में आएगा, तो 11 के जस्ट बाद जो 2 की पावर आ रही है वो जो पावर होगी वही नंबर ऑफ राउंड्स आपका हो जाएगा। अब 11 देखो किस में आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे आपकी 2 की पावर्स लिखूं तो 4, 8 और 16, तो 11 जो है वो 16 के नीचे आ रहा है, तो क्लोजेस्ट आपका 16 हो गया अपर पावर, तो आपका ये हो जाता है 2 टू द पावर ऑफ 4, तो 4 आपका नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएगा। तो 11 का देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, बाकी आप मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि आप लोग नॉकआउट के लिए कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि अगर आपके पास 27 टीम्स हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में तो इनके नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे। ठीक है, ये आप लोग कमेंट में लिखो, और नंबर ऑफ बाइस भी लिखना, दोनों चीज लिखना। 27 टीम्स के केस में नॉकआउट में नंबर ऑफ राउंड्स और नंबर ऑफ बाइस कितना होगा, क्योंकि दोनों चीज आपको एक ही से पता चल जाएगी। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पेन को पतला कर लेते हैं। ठीक है, Which of the following tests determine the strength and flexibility of lower body in senior citizens? दो चीज आपसे यहाँ पे पूछी है। सीनियर सिटीजन का आपको पता होगा, रिकली एंड जोन्स वाला टेस्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, रिकली एंड जोन्स जो कि सीनियर सिटीजन टेस्ट है, 2001 में ये आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके सीनियर सिटीजन का होता है, जिसमें आपके टोटल 6 टेस्ट बैटरीज होती हैं, वो सब हमने क्लासेस में पढ़ी है। इसमें आपको बताना है स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी लोअर बॉडी में। तो पहली बात तो लोअर बॉडी की एक्सरसाइज, और उसमें स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी कौन कौन सी एक्सरसाइज में पता चलती है, तो हम देखते हैं। सबसे पहला बैक स्क्रैच टेस्ट, तो नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये आपका अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बताता है। ठीक है, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। बैक स्ट्रेच टेस्ट आपने किया भी होगा, आप एक हाथ ऊपर से लेके जाते हो, एक हाथ पीछे से लेके जाते हो, दोनों हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हो, तो ये आपका अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को पता करता है, तो ये तो नहीं होगा। बी है आर्म कर्ल टेस्ट, ये भी नहीं होगा। आप जो बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हो जिम में जाके डोले बनाने के लिए, वही आपका आर्म कर्ल टेस्ट है, तो ये तो अपर बॉडी का हो गया, तो हमको लोअर बॉडी का बताना है, और आर्म कर्ल टेस्ट आपका अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए पता चलता है। फिर है चेयर स्टैंड टेस्ट, तो ये आपका होगा लोअर बॉडी स्ट्रेंथ में,
तो बिल्कुल सी आपका हो जाएगा। इसमें आपको याद होगा हाथ को कुछ ऐसे क्रॉस करना है शोल्डर पे और चेयर पे बैठना है फिर उठना है, चेयर पे बैठना है और फिर उठना है। तो ये आपका लोअर बॉडी स्ट्रेंथ हो गया। चेयर सिट एंड जीज टेस्ट, ये आपका लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी होता है, जहां पे आप चेयर पे बैठते हो, अपनी एक नी को एक्सटेंड करते हो और फिर उसको स्ट्रेच करके टच करने की कोशिश करते हो। तो ये बिल्कुल आपका लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। और चेयर स्टैंड टेस्ट आपका लोअर बॉडी स्ट्रेंथ हो गया। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट नहीं होगा, ये आपकी एजिलिटी और स्पीड के लिए होता है, ठीक है। ये वाला आपके लिए एजिलिटी एंड स्पीड के लिए है, तो ये अभी नहीं होगा। तो सी और डी ऑप्शन में थर्ड नंबर पे है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लो। चलो, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स मेडिसिन ऑफर्ड बाय NSNIS? तो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होगी। ये आपका यूनिट थर्ड का है, कैरियर एस्पेक्ट्स इन फिजिकल एजुकेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 इयर्स। ऐसे ही आपको एमपीएड का पता होना चाहिए कि एमपीएड का कोर्स आपका 2 साल का होता है। बीपीईएस का कोर्स आपको पता होना चाहिए 2 साल का होता है। बीपीईएड आपका अगर नॉर्मल पूछे तो 2 इयर्स का, और इंटीग्रेटेड बीपीएड अगर आपसे पूछे तो ये आपका 4 साल का होगा, जो कि आपका एलएनआईपी में ही होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे कोर्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग पूछे, डीएससी पूछे तो 1 साल का है। डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पूछे तो 1 साल का है। डिप्लोमा इन योगा पूछे तो 1 साल का है, ठीक है। चल, बाकी इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं बने। पर्सनालिटी कंप्राइजेज ऑफ डैश ट्रेट्स एटीट्यूड्स एंड आइडियाज ऑफ एन इंडिविजुअल। तो पर्सनालिटी की बात हमने क्लासेस में करी थी कि पर्सनालिटी क्या होता है, तो इसका सही आंसर आपको पता होगा कि हैबिट्स आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्कार आपको पता है कि कोई निशान होता है, तो निशान का कोई सेंस नहीं बनता। ऑब्सेशन किसी चीज की आदत होना, या फिर ऑब्सेशन को आप कह सकते हो कि जिस चीज को आप बहुत ज्यादा पागल रहते हो करने के लिए, जो आप बहुत करते हो तो आपका ऑब्सेशन हो गया। टेंट्स का मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, लेकिन टेंट्स का भी मेरे ख्याल से किसी चीज को गंदा होना शायद बोलते हैं, किसी चीज में टेंट आ गया, तो मेरे ख्याल से कुछ इसका ऐसे मीनिंग होती है, गूगल पे चेक करना। लेकिन यहाँ पे आपका हैबिट्स जो है वो पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा पार्ट है, कि आपकी आदतें कैसी हैं, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी बनती है। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे जिसमें आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अरेंज दीज प्री कॉम्पिटिशन फंक्शंस ऑफ अ हाउस मास्टर इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग इंटर हाउस कॉम्पिटिशंस। तो आप खुद को एक हाउस मास्टर समझो, आपके जो हाउस मास्टर है या फिर आप खुद एक हाउस मास्टर हो, तो उसको एक इंटर हाउस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराना है, तो किन स्टेप्स में वो इनको फॉलो करेगा। तो एक बार स्टेप्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि जो आपने पहले पढ़ा वही ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सारे ऑप्शन को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलेक्शन ट्रायल, सबसे पहले आप सिलेक्शन ट्रायल को ऑर्गेनाइज कराओगे क्या। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ अ कैप्टन, एक कैप्टन चूज कर लोगे। सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स को चूज करोगे। इन्फॉर्मेशन टू ऑल ऑफ द हाउस मेंबर्स, पहले अपने सारे हाउस मेंबर्स को बताओगे। या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रैक्टिस सेशंस प्रायर टू कंपटीशन, कंपटीशन के पहले आप यहाँ पे अपना एक प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट कराओगे, ठीक है। तो आपको इनको अरेंज करना है। आप अरेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो इसमें क्या होगा, खुद सोचो क्या होगा। सबसे पहले जो चीज आपकी आएगी, इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ द हाउस मेंबर्स। सबसे पहले तो आप अपने हाउस सारे मेंबर्स को बताओगे ना कि आप एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो, नोटिस लगाओगे, उनको मैसेजेस करोगे, पोस्टर छपवाओगे, फ्लेक्सेस छपवाओगे। तो ये क्या होगा, सबसे पहले तो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी। तो डी देख लो कहां पे है, तो डी आपका फर्स्ट और थर्ड में है, तो सेकंड और फोर्थ एलिमिनेशन मेथड से काट दो। अब आपको फर्स्ट और थर्ड में ही अपना जो आंसर है वो आपका होगा, ठीक है। एक बार लास्ट वाला देख लेते हैं। चलो लास्ट नहीं देखते, प्रोसेस को देखते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। फिर सबसे पहले आपने इन्फॉर्म कर दिया, फिर आप कराओगे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, फिर आप उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराओगे। तो सेकंड आ गया ए, तो दोनों में ही ए है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपका आएगा सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स, उसके बाद आप सिलेक्शन ही तो करोगे ना, आपने टीम मेंबर्स को सेलेक्ट कर लिया, तो नंबर 3 आपका हो गया। अब देखो सी किस में आ रहा है, तो थर्ड वाले में आ रहा है, थर्ड वाले आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर भी आगे देखते हैं। अब आपने टीम चूज कर ली, तो अब आप उस टीम में से कैप्टन बनाओगे, और फिर लास्ट में क्या होगा कि आप कंपटीशन के पहले उस टीम की प्रैक्टिस कराओगे, तो वो आपका लास्ट हो गया। तो नेक्स्ट आपका सी हो गया, सॉरी हाँ, सी हो गया आपका थर्ड, बी हो गया आपका फोर्थ, और ई हो गया आपका फिफ्थ। तो आपका थर्ड वाला आंसर ही ठीक हो जाएगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये आपने स्कूल में भी देखे होंगे, या फिर अगर आपने भी कभी बच्चों को ट्रेनिंग दी होगी, कोचिंग दी होगी, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि किस तरीके से आपका होता है, ठीक है। चलो, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कॉन्सेप्चुअल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द करेक्ट अप्रोचेस ऑफ मोटिवेशनल टेक्निक। मोटिवेशन आपको पता है, किसी को प्रेरणा अगर आपको देना है तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो इसमें देखो पेडागोजिकल अप्रोच क्या होती है कि आप किसी को समझा रहे हो, जो टीचर स्टूडेंट के बीच में एक रिलेशन होता है ना, जहां पे एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, समझाता है, तो वो आपकी पेडागोजिकल अप्रोच होती है। तो बिल्कुल आप किसी को समझा के, किसी को फ्यूचर के बारे में बता के आप उसको मोटिवेट कर सकते हो, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अप्रोच रन नहीं होगा। अप्रोच रन बेसिकली एक बहुत ही
कैजुअल सा वर्ड हो गया कि आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हो, तो वो मोटिवेशन नहीं हम इसको कहेंगे। अब क्योंकि हमको देखो इसमें से बेस्ट ऑप्शन लेने हैं, तो हम पहले सारे ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, फिर जो बेस्ट ऑप्शन होंगे उसको हम सेलेक्ट करेंगे। कॉग्निटिव अप्रोच बिल्कुल होता है। कॉग्निटिव अप्रोच क्या होता है कि आप किसी के माइंड को ट्रेन कर रहे हो, आप किसी के माइंड को डेवलप कर रहे हो, तो बिल्कुल आप किसी को उसके माइंड को डेवलप करके मोटिवेट कर सकते हो, तो सी ऑप्शन भी मैं लूंगा। फेलिसिटेशन अप्रोच, फेलिसिटेशन आपने देखा होगा सेरेमनीज होती है, जब कोई अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम उसको फैसिलिटेट करते हैं, उसको सम्मान देते हैं, तो ये भी एक मोटिवेशन का तरीका है जिससे वो इंडिविजुअल भी मोटिवेट होता है और साथ में जो लोग देख रहे हैं कि अच्छा मेरे साथ वाले को फैसिलिटेट किया जा रहा है, उसको सम्मान दिया जा रहा है, तो मैं भी अच्छा करूंगा, तो ये भी आपकी एक मोटिवेशनल टेक्निक हो गई। मैकेनिकल अप्रोच, मैकेनिकल अप्रोच देखो इतना ज्यादा सेंस नहीं देती है कि आप किसी की चीज के मैकेनिक्स को ठीक करोगे तो क्या उसको मोटिवेशन मिलेगा, नहीं, उसको डायरेक्टली उतना मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। बी हम काट दें अगर, तो अगर हम अप्रोच रन तो बिल्कुल नहीं होगा, तो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला ऑप्शन हमारा कट गया। फिर हमको पता है कि डी और ई फैसिलिटेशन, ठीक है, और इसमें सी डी और ई आ जाएगा, यानी कि ए सी और ई। जस्ट अ मिनट, पेडागोजिकल अप्रोच रन, ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है, जस्ट अ मिनट। पेडागोजिकल होगा, अच्छा नॉट है, ठीक है, ठीक है, नॉट है, तो इसका मतलब आपका अप्रोच रन और आपका मैकेनिकल, यानी कि डी और सॉरी बी और ई, ए और बी आपका, सी और डी, अरे क्या कर रहा हूं मैं, बी और ई, बिल्कुल फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे मैं कंफ्यूज हो रहा था वैसे आप भी हो सकते हो, कब, जब यहाँ पे नॉट लिख के आएगा, ठीक है, तो नॉट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको दोबारा पढ़ना, बार बार पढ़ना। नॉट जब भी आपका आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द करेक्टरिस्टिक्स या फिर नॉट द अप्रोचेस, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे तो देखो कंफ्यूज नहीं किया गया, लेकिन अगर यहाँ पे ए सी और ई ऑप्शन होता ना तो मैं उसको लगा के निकल जाता, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा। तो क्वेश्चन देखो आपको ठीक से पढ़ना है, जो गलती मैं कर रहा हूँ वो आपको नहीं करना। तो बिल्कुल अप्रोच रन और मैकेनिकल अप्रोच नहीं होता है, नॉट पूछा तो बी और ई आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो, थोड़ा सा मेरा भी दिमाग यहाँ पे आपको बताते बताते खुल रहा है। अब ध्यान देंगे, द गवर्निंग बॉडी ऑफ फील्ड हॉकी, तो मैंने आपको बताया कि आपकी जो गवर्निंग बॉडी है नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही आ सकती है, तो इंडिया की जो है वो है हॉकी इंडिया, ठीक है, हॉकी इंडिया आपकी इंडिया की नेशनल बॉडी होती है। पार्ट वन में भी मैंने आपको बहुत सारे बताए थे, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF इंडिया की है, फीफा इंटरनेशनल है, BCCI इंडिया की क्रिकेट की है, ICC इंटरनेशनल है, और कौन सा टेबल टेनिस हो गई, TTFI इंडिया की हो गई, ITTF बाहर की हो गई, और आपकी हॉकी की बात हमने कर ली। बास्केटबॉल में आपका बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडिया की हो गई, और इंटरनेशनल सॉरी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडिया की हो गई, और आपका इंटरनेशनल का फीबा हो गया। फिर और भी ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, तो काफ़ी ऐसे गेम्स हैं जिसका आपको पता होना चाहिए, तो उसके भी नोट्स आपको मिल गए होंगे, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, FIH यहाँ पे लगा है, ये FIH इंटरनेशनल होती है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, क्योंकि हम फ्रेंच में यूज़ करते हैं, फेडरेशन दी इंटरनेशनल, फेडरेशन दी इंटरनेशनल हॉकी, तो ये आपका FIH होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच करना है प्रोफेशनल को और उसके डिस्क्रिप्शन को, कि प्रोफेशनल क्या है और फिर उसका डिस्क्रिप्शन क्या कहता है। तो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, ये सबसे ज्यादा इजी होगा आपके लिए, होगा एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेटर, लिव बाय प्लेइंग स्पोर्ट्स, तो ए का तो देखो 3 हो गया। कैसे हो गया कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो सिर्फ अपना गेम को खेलते हैं, तो ए का 3 हम देख लेते हैं, 2 जगह दिया हुआ है तो 1 और 2 काट देते हैं। फिर बी देख लेते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजर क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स, तो बिल्कुल स्पोर्ट्स मैनेजर जो आपके होते हैं इनका काम होता है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना, तो बी का 1 आपका यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट कोऑर्डिनेटर, जो स्पोर्ट्स इवेंट के कोऑर्डिनेटर होते हैं, कोऑर्डिनेट विद लोकल बॉडीज ऑफ वेरियस अरेंजमेंट्स, तो कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट आप ऐसे ही समझ जा रहे हो, तो सी का 2 हो गया बिल्कुल। और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्या करते हैं, अपने जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो स्टोरीज होती हैं उसको एनालाइज करते हैं, तो सी वाला यानी कि थर्ड ऑप्शन जो हमारा है वो हमारा सीधे सीधे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है, देखो ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, किसी भी बुक में आपको ऐसे लिखा हुआ सीधे सीधे नहीं मिलेगा, पर आपको चीजें पता होनी चाहिए, तो बहुत बेसिक सी चीजें। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस आर इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय डैश एट वर्ल्ड लेवल, तो वर्ल्ड लेवल पे जो भी आपकी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन होती है वो आपको पता होगा कि IOC यानी कि इंटरनेशनल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ठीक है, ये आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है IOC, यही सारी स्पोर्ट्स फेडरेशन को मैनेज करती है। ये कब आपकी बनी थी, 1894 में आपका बना था। ठीक है, ठीक है, और ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होगी, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, चलो
ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं, इसलिए मैं भी आपको बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। तो ऊपर जो हम कंफ्यूज हुए थे जिसमें नॉट था, इसमें नॉट नहीं है, तो सीधे सीधे हमको जवाब दे देना है। तो इसमें आपका क्या क्या हो गया, इंजरी प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन, तो बिल्कुल ये बायोमैकेनिक्स का एक पार्ट है कि आपकी इंजरी को ये बचाता है, ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगा। आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई स्पोर्ट्स इंजरीज, अच्छा नहीं नहीं, आइडेंटिफाई ये नहीं करता। स्पोर्ट्स इंजरीज को आइडेंटिफाई करने में बायोमैकेनिक्स का काम नहीं है, तो हम अभी इसको स्किप करेंगे। परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, बिल्कुल परफॉर्मेंस आपकी जो है वो अच्छी करता है बायोमैकेनिक्स के थ्रू, क्योंकि आपको पता चलता है कि आपका रेंज ऑफ मोशन कितना हो सकता है, आपकी कैपेबिलिटीज कितना, ये सब बायोमैकेनिक्स हमको बताता है। इंप्रूवमेंट इन ट्रेनिंग, बिल्कुल होगा, जब ट्रेनिंग इंप्रूव होगी तभी तो परफॉर्मेंस इंक्लूड होगी। तो देखो ACD हमको सीधे सीधे मिल गया, ACD हमको फोर्थ ऑप्शन दिख गया। ई देख लेते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू कैटाबॉलिज्म, तो बिल्कुल नहीं, कैटाबॉलिज्म से तो बायोमैकेनिक्स का कोई मतलब है नहीं। अब कैटाबॉलिज्म क्या होता है, आपने मेटाबॉलिज्म वर्ड जरूर सुना होगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म आपको पता है क्या होता है, कि एक प्रोसेस होता है जहां पे हम अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं। आपने बहुत देखा होगा, श्रद्धा कपूर का एक बहुत ऐड आता था ग्रीन टी का, जिसमें मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है ग्रीन टी बढ़ाती है। तो मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन क्योंकि वर्ड ये आया तो आपको पता होना चाहिए, और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, जब आपका फूड, जो आपने रॉ फूड खाया, आपने रोटी खाया, चावल खाया, दाल खाई, तो वो जो पेट में जाके अलग अलग पार्ट्स में टूट रहा होता है, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और जब वही टूटा हुआ पार्ट एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपकी मसल्स में, आपकी बोन्स में, अलग अलग बॉडी पार्ट में जा रहा होता है, ब्लड स्ट्रीम में जा रहा होता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म दोनों ही मेटाबॉलिज्म के पार्ट होते हैं। चलो, अरेंज द फॉलोइंग ट्रेट्स ऑफ ओशन, A 5-factor model of personality in a sequence starting from O to N। चलो, तो ये बहुत ही सिंपल सा आपका क्वेश्चन हो गया। अगर आपने ओशन थ्योरी या फिर बिग 5 थ्योरी पढ़ा है तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको इस अरेंजमेंट में इनको अरेंज करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि सॉरी, जो ओशन होता है, O से ओपननेस होता है, C से कंसाइटिवनेस हो गया, E से एक्स्ट्रावर्जन हो गया, A से एग्रीएबलनेस और N से न्यूरोटिज्म। अब जो इजी वाले होते हैं पहले उनको देख लेते हैं। जनरली आपको न्यूरोटिज्म पता होता है, क्योंकि न्यूरोटिज्म आपका एक नेगेटिव होता है इन पांचों में, ठीक है। तो नेगेटिव वाला ढूंढ लेते हैं सबसे पहले। एक्टिव, ऑप्टिमिस्टिक, वेल ऑर्गेनाइज्ड, गुड नेचर्ड, इनसिक्योर एंड नर्वस, तो ये तो देखो आपका सीधे सीधे आ जाएगा फिफ्थ पे। तो डी वाला आपका लास्ट में आ जाएगा, तो डी देखो सिर्फ दो में है लास्ट में, तो 2 और 3 काट देते हैं। दोनों में ही ई फर्स्ट पे है, तो ई वाला इमेजिनेटिव इंटेलेक्चुअल, तो ये आपका नंबर 1 हो गया, ई वाला जो आपका ऑप्शन है, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि ओपननेस का ही मतलब होता है कि ओपननेस किसी के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि बहुत ही खुले विचार का होता है, नई चीजों को वेलकम करता है, सीखना पसंद करता है। तो इमेजिनेटिव इंटेलेक्चुअल ये आपका नंबर 1 वाला हो गया। फिर दोनों में देखो बी दिया हुआ है, वेल ऑर्गेनाइज एंड सेल्फ डिसिप्लिन, तो नंबर 2 इसको ऑटोमेटिकली डाल देते हैं। कंसाइटिवनेस जो आपका होता है, ये आपका होता है जो कि अपने लक्ष्य के पीछे बहुत ही अच्छे से काम करता है, जो काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज रखता है चीजों को, अपने टाइम को, अपनी चीजों को, और डिसिप्लिन रहता है। तो डिसिप्लिन है इसका मतलब अपने काम में बहुत ही फोकस रहता है, तो कंसाइटिवनेस का ही मतलब होता है। एक्स्ट्रावर्जन या एक्सट्रोवर्ट आप सबको पता है क्या हो गया, एक्टिव एंड ऑप्टिमिस्टिक हो गया, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, लोगों से मिलना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी, तो बिल्कुल आपका ए थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो फोर्थ ही आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन में हम देख लेते हैं। तो ई आपका हो गया, सॉरी, ए आपका हो गया ए वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं इसको थर्ड नंबर पे। और एक बचा आपका गुड नेचर्ड एंड फ्रेंडली, तो ये आपका आ जाएगा किस नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, ठीक है। तो सी आपका फोर्थ पे आ गया, बिल्कुल। तो एग्रीएबलनेस क्या होते हैं, जो कि अच्छे नेचर के होते हैं और लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं, जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, तो ये एग्रीएबलनेस हो गया। इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो काफी कंफ्यूजन हो रही है इससे, ठीक है। और न्यूरोटिज्म तो हमने सबसे पहले बात कर ली थी, जो कि आपका नेगेटिव फैक्टर होता है इनसिक्योर और नर्वस का, तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसका ठीक होगा। देखो काफी इजी सा है, बस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्लासेस में अगर आप आओगे। चलो, ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्वेश्चन के हिसाब से। ऑल्टरनेटिंग पेस मेथड इज अ वेरिएशन ऑफ, अब देखो ये बेसिकली आपका इसमें आंसर की में ऑप्शन दिया हुआ है कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। इन्होंने किस मतलब से इसको दिया है कि कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड जो होता है, इसमें हम स्लो कंटिन्यूस भी करते हैं, इसमें हम फास्ट कंटिन्यूस भी करते हैं, और कभी कभी आप मीडियम भी पेस देखोगे कि मीडियम पेस पे भी हम अपनी कंटिन्यूस रनिंग करते हैं। कंटिन्यूस रनिंग मेथड क्या होता है, जहां पे आप एक ही पेस में आधे घंटे, 40 मिनट, 50 मिनट दौड़ते रहते हो। तो स्लो, मीडियम, फास्ट तीनों फ्रीक्वेंसीज इसमें हो सकते हैं कि आप कितनी स्पीड पे दौड़ना पसंद कर रहे हो। तो ऑल्टरनेटिंग पेस मेथड के हिसाब से इन्होंने कंटिन्यूस को यहाँ पे बोल दिया। लेकिन एक्चुअली में मुझको ऐसा लगता है कि इसका आंसर फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड होना चाहिए था, क्योंकि फार्टलेक का मतलब ये होता है कि आप अपने पेस को ऑल्टर करो, आप कभी तेज भाग रहे हो, कभी धीमे भाग रहे हो, कभी बहुत तेज भाग रहे हो, कभी बहुत ही स्लो भाग रहे हो, वो डिपेंड करता है कि आपके सामने रास्ता कैसे आता है। और इसी फार्टलेक
फार्टलेग को हम स्पीड प्ले भी बोलते हैं, तो फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड का दूसरा नाम ही स्पीड प्ले है। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन इन्होंने फोर्थ दिया, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि किस तरीके से उन्होंने इसका आंसर दिया है। तो अगर आपके पास ये सेम क्वेश्चन आता है, ऑल्टरनेटिंग पेस मेथड इज अ वेरिएशन ऑफ, तो फिर आप कंटिन्यूसली लगाओगे, क्योंकि ये अपने हिसाब से कंटिन्यूसली आंसर करते हैं। लेकिन अगर आपको ये आ जाए कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम पेस को ऑल्टर करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं, या जिसमें हम चेंजेस डिसाइड नहीं होते हैं, प्री प्लान नहीं होता है, तो वो आपका फार्टलेग ट्रेनिंग होता है। ठीक है, चलो। और कंटिन्यूस ट्रेनिंग आपका ईवी आकेन ने दिया था, और फार्टलेग आपका गोस्टा होमर ने दिया था, हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया। चलो, साइक्लिस्ट ऑफन वियर स्ट्रीमलाइंड हेलमेट एंड स्पेशलाइज्ड डिजाइन क्लोथ्स टू रिड्यूस। तो जो साइक्लिस्ट होते हैं, आपने देखा जब वो साइकिल चलाते हैं, यहाँ पे देखो टायर की बात नहीं हुई है, सिर्फ साइक्लिस्ट की बात हुई है कि साइक्लिस्ट ने हेलमेट पहना है स्पेशलाइज्ड, और कपड़े पहने हैं अच्छी तरीके से डिजाइन के, तो क्या रोक रहा है। तो हमने ऊपर अभी क्वेश्चन पे बात करी थी, जहां पे एयर, वाटर और गैस की जहां बात होती है, तो वहां पे क्या काम करता है, फ्लूइड फ्रिक्शन। तो इसका आंसर भी आपका फ्लूइड फ्रिक्शन हो जाएगा, जो कि सीधे सीधे एक साइक्लिस्ट को अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर टायर्स की बात होती है तो रोलिंग फ्रिक्शन इसमें आ जाता, लेकिन टायर्स की बात नहीं हो रही है, साइक्लिस्ट की बात हो रही है, तो इसमें आपका फ्लूइड फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि एक साइक्लिस्ट को गैस और एयर जो है वो रोकने की कोशिश करेगी। ठीक है, चलो। What is the weight of medicine ball used for girls in the medicine ball put test item of baromotor ability? तो baromotor ability में आपके 3 टेस्ट होते हैं, आपको पता होगा, जिसमें से एक मेडिसिन बॉल होता है, गर्ल्स के लिए 1 किलो होता है, बॉयज के लिए 3 किलो होता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस करने को नहीं है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसी और जो टेस्ट है उसमें भी हमने क्लासेस करी है, डिस्कशन किया है, तो आपको पता होगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ YMCA? तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना, एचसी बग आपका इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। मेजर्स एजिलिटी एंड स्पीड ऑफ एन इंडिविजुअल, तो आपको इसमें पता होगा कि जिगजैग रन आपका जो होता है, ये आपका एजिलिटी और स्पीड को मेजर करता है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट आपकी एरोबिक कैपेसिटी करता है, या फिर एंड्योरेंस आप कह सकते हो। ठीक है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हमने देखा है, जो कि आपका 5 मिनट का टेस्ट होता है। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, ये आपकी स्पीड को जज कर सकता है, या फिर आप एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कह सकते हो। ठीक है, ये आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को जज करेगा, और ये भी आपका एंड्योरेंस या फिर एरोबिक कैपेसिटी करेगा। कोई भी ऐसे इवेंट है आपके 500 मीटर हो गया, 600 मीटर हो गया, तो ये जिसमें जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले होते हैं, जहां पे आपको 1 मिनट से ज्यादा लगना है, तो ये सब आपका एरोबिक में ही आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 40th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट? तो हमने नॉकआउट टूर्नामेंट के मेरिट्स, डीमेरिट्स यानी कि एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे हैं, लीग के एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे, तो यहाँ पे एक एक करके पढ़ते हैं। लेस नंबर ऑफ ऑफिशियल्स आर नीडेड, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी हम इसको स्किप करते हैं। देखो ऑप्शन में देख लो कि 3 आपको टिक करने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम 3 के हिसाब से देखेंगे कि बेस्ट 3 कौन से। एवरी टीम गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले अगेंस्ट ईच अदर, तो देखो ये तो गलत हो गया, हर टीम को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वो तो आपका लीग में होता है कि हर टीम सबसे खेलती है, तो ये तो सीधे सीधे काट दो, बी वाला। लेस एक्सपेंसिव, बिल्कुल, तो ये तो आपका हो जाएगा कि पैसे कम लगते हैं क्योंकि मैचेस कम होते हैं। गुड टीम्स में गेट एलिमिनेटेड इन प्रीलिमिनरी राउंड्स, तो ये तो देखो डिसएडवांटेज हो गया, ये एडवांटेज तो हुआ नहीं कि अच्छी टीम्स अगर आपके पहले ही राउंड्स में हार जा रही है, तो ये तो आपका डिसएडवांटेज हो गया, तो इसको भी काट देते हैं। अब सीधे सीधे फिर 3 ही बचे, ए सी ई वाला हो गया, नीड्स लेस टाइम, तो बिल्कुल लेस टाइम भी आपको चाहिए होता है, और लेस नंबर ऑफ ऑफिशियल्स भी आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैचेस कुछ पर्टिकुलर नंबर्स के होने, तो एस यानी कि ए सी आपका इसका सही आंसर हो जाए। ठीक है, चलो, तो आई होप कि काफी चीजें इस वीडियो से आपको क्लियर हुई होंगी, किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं। बाकी आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक आप परचेज कर सकते हो, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ।